अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मच्छी हाजिर हैं और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो अयाम वो वेला वो वक्त आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज मैं आप लोगों को कालिया साहब के नवे इंजन सेटअप का दीदार कराऊंगा। हम काफी देर से कालिया साहब को पहले की निस्बत और तेज करने के बारे में सोच विचार कर रहे थे। हमारी गाड़ी के अंदर B20B नॉन वीटेक इंजन था जो कि ट्यून होने के बाद 155 व्हील हॉर्स पावर निकालता था। 155 व्हील हॉर्स पावर बोले तो 175 HP। अब वैसे सुनने में ये पावर काफी कम लगती है, लेकिन हमारी गाड़ी चंगी बड़ी लाइट वेट है और इस पावर फिगर के साथ हमारी गाड़ी बड़ी सोहनी किस्म की पावर टू वेट रेशो निकालती थी और कुत्तों की तरह भागती थी। लेकिन जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि परफॉर्मेंस एक ऐसा कीड़ा है जो कभी खत्म नहीं होता, तो हमारे कीड़े ने कहा कि हाजी साहब मजा नहीं आ रहा, पावर थोड़ी ऊपर करो। तो काफी सोच विचार करने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम अपने B20B नॉन वीटेक को वीटेक में कन्वर्ट करेंगे, जिसको आसान भाषा में LS वीटेक भी कहते हैं। गाड़ी का जो स्टॉक नॉन वीटेक हेड है उसको उतार के उसकी जगह वीटेक वाला हेड लगाएंगे, B18C टाइप आर का, B18C GSR का या फिर B16 टाइप आर का। और इस तरह करने से हमारे पास एक 2000cc वीटेक वाला टाइप आर इंजन बन जाएगा। लेकिन ये पंगा करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिन पे आपको अमल करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपका इंजन ज्यादा देर तक चले। सबसे पहले आपको चाहिए B सीरीज का आफ्टर मार्केट ऑयल पंप जो कि वीटेक हेड डलने के बाद ज्यादा RPM बर्दाश्त कर सके। उसके बाद ARP हेडस्टर्स ताकि हाई RPM पे आपका हेड लिफ्ट ना हो, और साथ में आफ्टर मार्केट कैम गियर्स ताकि आप अपने लिहाज से कैम्स की डिग्री सेट कर सकें। तो हमने ये सारा सामान कालिया साहब के लिए मंगवा लिया। ये हमारे B सीरीज के ARP हेडस्टर्स हैं, ये हमारे B सीरीज के आफ्टर मार्केट कैम गियर्स हैं, और ये हमारा ACL का आफ्टर मार्केट ऑयल पंप जो कि 10,000 RPM तक सपोर्ट करता है। अब सामान आने के बाद आपका भाई थोड़ा लालची हो गया। मैं कहा कि LS वीटेक करके हमें मैक्सिमम कोई 50 से 60 व्हील का गेन आना है। अगर हम गाड़ी को टर्बो चार्ज करते हैं तो हमें कम से कम 100 व्हील का गेन आएगा। और ये बात सोचते साथ ही मैं गाड़ी को सेल्फ मारा और सीधा जाके मैं बच गया वकास भाई के पास। वकास भाई को मैंने जाके कहा कि हमने अपने B20B को टर्बो चार्ज करना है, जरा खर्चा तो बताएं। तो वकास भाई ने हमें बताया कि एक स्टॉक B20B को सुथरे तरीके से टर्बो करने के लिए आपका कम से कम 8 से 10 लाख लगेगा। और ये चीज़ सुनते साथ ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे पास जितने पैसे थे उसका हमने सामान मंगवा लिया था, जो पीछे बच गए थे वो हमने छोटे साहब पे लगा दिए हैं और इस वक्त हम कंगले बैठे हुए हैं। तो मैंने वकास भाई को साफ साफ कह दिया कि मैं डोंट नो डबल सवारी, मेरे पास बजट कम है तो कोई अच्छी डील दे। तो वकास भाई ने हमें एक ऐसी डील दी जिसको सुनते साथ ही हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। वकास भाई ने हमें ये ऑफर दी कि आपकी गाड़ी का जो पुराना B20B इंजन है उसकी कंडीशन गुड है, वो आप मुझे दो, उसके बदले में मैं आपको एक काबली नया इंजन देता हूँ। उस काबली इंजन को जो तेज करने का सामान है उसका खर्चा आपने खुद करना है। आपकी गाड़ी का जो पुराना इंजन था और जो मेरा काबली इंजन था वो सीधे सीधे एक्सचेंज हो गए हैं। तो उस्ताद जी ये ऑफर मुझे बहुत पसंद आई कि हमारा जो पुराना इंजन है वो अच्छे पैसों में काट रहा है, उसके बदले में हमें एक नया इंजन मिल रहा है और नए इंजन को जो तेज करने का सामान होगा वो हम साथ साथ पूरा करते रहेंगे। और जितनी पावर एक B20B LS वीटेक होने के बाद निकालता है हमारा नवा इंजन अपनी स्टॉक हालत में निकालता है। अब हमने कालिया साहब के अंदर कौन सा इंजन डाला है वो मैं आप लोगों को रेड लाइन जाके दिखाऊंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मजे की तरफ प्रवास करते हैं। हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे आते साथ ही हमें एक दिल दहला देने वाली खबर मिल चुकी है कि गल वधी मुख्तार है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि जब हमने गाड़ी परचेज की थी तो उसकी छत पहले से चेंज थी, इसको जैवन छत नहीं थी, और जिस अल्लाह के बंदे ने इस गाड़ी की छत फिट की थी पता नहीं भंग पी के फिट की थी, क्योंकि गाड़ी की पूरी छत विंगी फिट थी। इस साइड का पिलर ठीक था लेकिन खब्बी साइड का विंगा था। साइडों वाले दोनों पिलर अंदर करके वेल्ड किए हुए थे। इस साइड पे वाईफाई सिस्टम था जिसकी वजह से मांडे मारने के बाद हमारी छत यहाँ से लदा हो गई थी और पूरी गाड़ी देखने में विंगी लगती थी क्योंकि गाड़ी की छत ही विंगी फिट थी। अब हमने गाड़ी की पुरानी छत उतार के उसकी जगह नई छत रखी है और हर चीज में 19-20 नहीं बल्कि 10-20 का फर्क आ गया है। फ्रंट पिलर को वेल्ड करने की प्रॉपर जगह ये है, लेकिन अगर हम फ्रंट पिलर को यहाँ पे वेल्ड करते हैं तो हमारे दरवाजे और छत के बीच में चंगा भला गैप आता है। फ्रंट दरवाजे के साथ साथ पिछले दरवाजे का भी सेम वही हिसाब है, और अगर हम गाड़ी के पिछले शीशे को बंद करें तो सजी साइड पे चंगा भला गैप आता है और खब्बी साइड से हमारा शीशा बंद नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारी गाड़ी के पिलर के साथ जाके चुमिया कर रहा है। खब्बी साइड का दरवाजा प्रॉपर तरीके से बंद है, बॉडी लाइन्स के साथ पूरा बैठ रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी चंगा भला गैप है। खब्बी साइड का पिलर पीछे होकर अंदर घुसा हुआ है, सिर्फ खब्बी साइड का अगला दरवाजा सही तरह बैठ रहा है, बाकी तीनों दरवाजे बाईपास हैं। हमने डलवानी सिर्फ गाड़ी की छत थी लेकिन अब पूरा फ्रेम सीधा करना पड़ा है क्योंकि किसी नारी डेंटर ने खराब छत फिट करने के चक्कर में गाड़ी के अपने पिलरों को हथौड़ी मार मार के अंदर कर दिया है। अगर आप लोग मजीद गहराई में जाके इस लोकेशन पे गौर करें तो आप लोगों को प्रॉपर नजर आएगा कि पिलर ऊपर की साइड से अंदर करने की वजह से
यहाँ पे डेंट्स पड़े हुए हैं। सेम हिसाब खबी साइड पे है और सजी साइड पे भी। लेकिन आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अगले पिलरों के साथ साथ सेम वही काम पिछले पिलर्स के साथ भी किया गया है। और इस वजह से जब हम अपनी नई छत गाड़ी पे रखते हैं तो हर चीज में चंगा वाला गैप आ रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अब ये जो पिलरों का मसला है ये काफी बड़ा और सीरियस मसला है, लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, क्योंकि जब मसले निकलते हैं तो उनके हल भी निकल आते हैं। ये छोटी मोटी दुनियावी चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेते। अब हम अपनी ब्रांड न्यू छत को गाड़ी पे फिट कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे गाड़ी के पिलर जो अंदर की साइड पे आए हुए हैं इनको हम धक्का मार के बाहर निकालेंगे। उसके बाद छत और दरवाजे के बीच में जो गैप आ रहा है हम छत को खींच बांध के ऊपर की साइड से नीचे की तरफ खींचेंगे, और जहाँ से दरवाजों के गैप जेन्युइन स्टाइल हो जाएंगे वहाँ से हम अपनी नई छत को गाड़ी की बॉडी के लिहाज से काट के वेल्ड कर देंगे। बस एनी जी गल है। वो अलग बात है कि छत की सेटिंग करते हुए पिलरों की सेटिंग करते हुए डेंटर साहब को अलग पता जाना है। गाड़ी की छत को सेट करने के लिए हमें खिंचों की जरूरत है, उसके अलावा 2-3 और औजारों की, तो वो आएंगे कल। और इंशाल्लाह कल हम छोटे साहब को इसकी ब्रांड न्यू छत फिट कर देंगे खूबसूरत करके। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह कल से कालिया साहब के नवे इंजन की फिटिंग का आगाज हो जाएगा। और आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो यहाँ वो वेला वो वक्त आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अभी मैं आप लोगों को कालिया साहब के नवे इंजन सेटअप का दीदार कराऊंगा। ते ए चेक रोस्ता जी फ्रेश K24 फॉर यू। अब वकास भाई ने हमारी गाड़ी में से B20B निकाल के K24 क्यों डाला है, इस सवाल का जवाब हम उनसे बजाते खुद लेंगे। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे वकास भाई मौजूद हैं। वकास भाई सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताओ ठीक हो? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। वकास भाई मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। पहले कालिया साहब के अंदर B सीरीज थी, अब आपने B सीरीज निकाल के K सीरीज डाली है। व्हाट इज द बिकॉज? यार तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी, तुमने मेरे से डिमांड ये की थी कि जी मुझे रिलायबल, डेली ड्रिवन और पावर चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब चीज़ें B सीरीज़ के अंदर भी की जा सकती है। इंजन की उस कंडीशन उसकी भी अच्छी थी, ठीक हो गया। उसके मुकाबले में मोर एफिशिएंट और रिलायबल ये मोटर, एक तो जनरेशन नहीं आ जाती है, दूसरी चीज़ ये कि उसका सामान अवेल करने में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अपग्रेडेशन से भी चीज़ें हो जाती हैं बट टाइम लगता है। तो उससे बेहतर मुझे ये लगा था अगर उसमें जितना सामान डाला जाता और जिस पावर ग्राउंड पे हम उसको लेके आते, ये स्टॉक उससे ज़्यादा बेहतर जाएगा। तो मुझे उस हिसाब से ये बेहतर लगा। गाड़ी का जो होता है EF का वो काफी छोटा साइज में, तो गोरे इसके अंदर ज्यादातर K20 टाइपर डालते हैं, तो हमने K24 का इंतखाब क्यों किया है? 24 और 20 के अंदर जस्ट हाइट का फर्क है, ठीक है, और वो भी कुछ mm के ऊपर है, इतना ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं है। तो 24 प्रेफर मैंने इसलिए किया था कि टाइप आर महंगा ही है, टाइप आर एक्सपेंसिव है बनिस्बत K24। टाइप आर और K24 की पावर में कोई एटमोस इतना फ़र्क नहीं है। अगर आप दोनों पे ECUs और थोड़ी बहुत चीज़ों में अपग्रेडेशन करो तो 24 ज़्यादा स्ट्रॉग है। इसमें पावर इक्वल है और बट टॉर्क बहुत ज़्यादा है। आप कल को 20 टाइप आर अगर एग्जांपल ले लो, हम गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद उसमें से हम पावर एनहांस की तरफ जाते हैं, तो हमें पहला स्टेप ये होगा कि उसका हम ब्लॉक 20 निकाल के 24 पे शिफ्ट करें। तो इससे बेहतर है कि मैंने इसलिए स्टार्ट 24 पे किया था। बजट वाइज उन चीज़ों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। हाँ, गेयर हमारा ट्रांसमिशन उसकी हमने ऐसा टाइप आर वाली यूज़ की हुई है, तो बाकी मतलब बाकी लोग उसको वही है, जैसे हेड ब्लॉक हमारा 24 है, बाकी जैसे चीज़ का वही है, पर बजट में आपको पता डिफरेंस आता है। अब मैं आप लोगों को फुल गहराई में जाके कालिया साहब के नवे इंजन का गेड़ा करवाऊंगा कि भाई ये कौन सा इंजन है, इसके ऊपर हम कौन कौन सा सामान लगा रहे हैं और ये इंजन ओवरऑल कितनी पावर निकालेगा। तो उस्ताद जी ये K24A है RBB4 हेड के साथ। अब K24A के अंदर 3-4 हेड कोड आते हैं, RBB1, 2, 3 और 4, और चारों हेड्स के अंदर सेम वही फर्क होता है जो हर नवे 125 के मॉडल में होता है, सिर्फ स्टिकर चेंज होता है, बाकी सेम चीज होती है। K20 टाइपर का जो हेड होता है उसका कोड RBC होता है। हमारा इंजन K24 है स्टॉक हेड के साथ, और RBB4 में 4 का मतलब थोड़ी नई जनरेशन। ये कम्प्लीटली स्टॉक K24 है। इंजन के अंदर हमने किसी भी किस्म की कोई हैंगी पैंकी नहीं की और ना ही कोई आफ्टर मार्केट चीज डाली है। ये इंजन अपने स्टॉक ऑयल पंप के साथ ट्यून होने के बाद 8000 RPM तक रैप कर सकता है, लेकिन ट्यून के बगैर स्टॉक इंजन 7400 से लेके 7600 के बीच में रैप करता है। अगर आप इस इंजन को 8000 से ऊपर रैप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका स्टॉक ऑयल पंप चेंज करना पड़ेगा। सबसे नीचे आता है स्टॉक ऑयल पंप, उसके बाद टाइप एस का, टाइप आर का, 4 पिस्टन का, और सबसे तगड़ा ऑयल पंप होता है ड्रैग कार्टल S2000 का जो हमने काला जी में लगाया हुआ है। ये इंजन स्टॉक हालत में 200 से 210 HP के बीच में पावर बनाता है, लेकिन K24 के अंदर स्टॉक ECU फ्लैश होता है। इस इंजन को ट्यून करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। सबसे नीचे स्टॉक ECU को फ्लैश करना, K ट्यूनर, K Pro V4, मैक्स ECU, हालटेक 750, फ्यूलटेक, हालटेक 1500 और सबसे तगड़ा मोटेक। अभी हम वक्ती तौर पे अपने स्टॉक ECU को फ्लैश करेंगे, गाड़ी को चला के चेक करेंगे, जो मसले आएंगे उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद किसी तगड़े ECU पे अपग्रेड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अपने इंजन के हेडर्स के बारे में, तो हमने अपनी गाड़ी के लिए कस्टम मेड 4-to-1 वाले हेडर्स बनवाए हैं स्टेनलेस स्टील के विच। अब हेडर्स के अंदर आपके पास टोटल 2 ऑप्शन आती हैं, 4-to-1 और 4-1। 4-to-1 हेडर्स आपकी लो एंड और मिड रेंज पावर को इंक्रीज करते हैं, 4-1 हेडर्स आपकी लो एंड पावर को डिक्रीज करते हैं और हाई एंड पावर को इंक्रीज करते हैं। अभी
हमारे स्टॉक सेटअप के लिए आज से 4:1 सबसे अच्छी ऑप्शन है। बाकी जब इंजन के अंदर पंगे शंगे करेंगे तब 4:1 लगा लेंगे। अब अगर हम बात करें इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड के बारे में, ये K24 का स्टॉक इनटेक मैनिफोल्ड होता है फुल खसी। स्टॉक मैनिफोल्ड के बाद आता है चाइना का स्कंक 2 स्ट्रीट एडिशन, उसके बाद PRB मैनिफोल्ड, PRB के बाद PRC। PRB में और PRC में 19-20 का फर्क होता है। बाहर से देखने में दोनों सेम होते हैं, बस अंदर फ्लो का फर्क होता है। PRC के बाद आता है RBC, ये K20 टाइप आर का जेन्युइन इनटेक मैनिफोल्ड होता है। RBC के बाद आता है पोर्टेड और गटेड RBC। अब गटेड RBC में होता क्या है कि हम इनटेक मैनिफोल्ड को ऊपर की साइड से काट के इसके एयर फ्लो को बेहतर बनाते हैं। RBC के बाद ओरिजिनल स्कंक 2 स्ट्रीट एडिशन आता है, उसके बाद स्कंक 2 अल्ट्रा स्ट्रीट एडिशन आता है जो कालाजी में लगा हुआ है, उसके बाद स्कंक 2 अल्ट्रा रेस एडिशन 2 इंच के स्पेसर के साथ, और सबसे आखिर में डैडी ऑफ ऑल इनटेक मैनिफोल्ड्स गैटो रेसिंग। हम कालिया साहब को लगाएंगे PRB इनटेक मैनिफोल्ड, क्योंकि अगर हम कोई और इनटेक मैनिफोल्ड लगाते हैं तो हमें गाड़ी का बोनट काटना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ PRB मैनिफोल्ड का थोपड़ा आगे से नीचे होता है, बाकी सबका ऊपर होता है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ हमारे नए सेटअप की सबसे महंगी चीज, और वो चीज हमारी गाड़ी का इंजन नहीं बल्कि उसका गियर है। ये गियर हमारे इंजन से महंगा है। हमने बाकी चीजों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। स्टॉक हिस्ट्री को फ्लैश करेंगे, 4:1 के कस्टम मेड हेडर्स हैं, लेकिन उस्ताद जी गियर हमारा सबसे तगड़ा है। गियर्स के अंदर आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। सबसे खसी होता है ऑटोमेटिक गियर। उसके बाद K24 का जो 5 स्पीड मैनुअल आता है, वो 5 स्पीड मैनुअल के अंदर भी बहुत सारे गियर्स हैं, कोई शॉर्ट रेशो होता है, कोई लॉन्ग रेशो होता है। उसके बाद आती है 6 स्पीड गियर जिसके अंदर AST5 होता है। AST5 6 स्पीड लॉन्ग रेशो नॉन LSD गियर होता है। उसके बाद शुरुआत होती है तगड़े गियरों की। तगड़े गियरों में सबसे पहले नाम आता है AST3 का, जो कि अकॉर्ड यूरोआर में K20 टाइप आर के साथ आता है। 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD गियर 4.7 फाइनल ड्राइव के साथ। उसके बाद Y2M3 आता है, 2-3 और शॉर्ट रेशो गियर आते हैं, और सबसे आखिर में ये गियर आता है FT2 टाइप आर का ओरिजिनल गियर 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD 5.1 फाइनल ड्राइव के साथ। फाइनल ड्राइव में जितना नंबर बड़ा होगा उतना गियर शॉर्ट रेशो होगा, और जितना नंबर छोटा होगा उतना लॉन्ग रेशो होगा। इस गियर के बाद फिर उस्ताद जी आफ्टर मार्केट गियर शुरू होते हैं, 4 पिस्टन का गियर, M फैक्ट्री का गियर वगैरह वगैरह। और आफ्टर मार्केट गियरों में सबसे तगड़ा ये गियर होता है। ये उस्ताद जी सिक्वेंशियल गियर है, और इसकी प्राइस आजकल 45 से 50 लाख है। जिसको यकीन नहीं आ रहा वो ऑनलाइन जाके अपनी तसल्ली कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह कल से हम अपनी गाड़ी में इस इंजन की फिटिंग का आगाज कर देंगे। जैसे जैसे इंजन का सामान फिट होता रहेगा मैं आप लोगों को साथ साथ गेड़ा करवाता रहूंगा। हमारा पुराना इंजन B20B था, और ट्यून होने के बाद इसने डायनो पे पावर निकाली थी 155 व्हील, जो कि ऑलमोस्ट 175 HP बनते हैं। और इंशाल्लाह हमारा नवा सेटअप डायनो होने के बाद 200 व्हील प्लस हॉर्स पावर निकालेगा खूबसूरत करके। मेरे ख्याल में एक लाइट वेट गाड़ी के लिए 210 से 200 व्हील हॉर्स पावर बहुत होती है। शॉर्ट रेशो गियर के साथ आपको एंजॉय करवाने के लिए गाड़ी भागेगी भी तगड़ा और साथ में रिलायबल भी होगी, क्योंकि गाड़ियां पावर की बेस पे नहीं बल्कि पावर टू वेट रेशो की बेस पे भागती हैं। और ये चीज़ आपको छोटे साहब और हबशी ब्लैक दोनों गाड़ियों में देखने को मिलती हैं। उन गाड़ियों की पावर मैक्सिमम कोई 110 से 120 हॉर्स पावर के बीच में है, लेकिन वो गाड़ियां अपने से डबल और ट्रिपल HP वाली गाड़ियां हरा रही होती हैं। और सेम वही साहब काली साहब के साथ है। सारा कुछ मिला मिलू के गाड़ी का मैक्सिमम वजन कोई 1000 किलो होना है। रिबार्थ उर्फ काला जी में कट वट करने के बाद, वेट रिडक्शन करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद अभी तक उस गाड़ी का वजन कालिया साहब से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में कालिया साहब के लिए इतनी पावर बहुत है। मजा ना आया तो सामान डाल के पावर और बढ़ा लेंगे, उसमें कौन सी कोई टेंशन की बात है। अभी जाके डलवाते हैं 2050 फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता। आप लोग HRV की एवरेज चेक करें, 22.6 दी फ्रेश एवरेज फॉर यू। 2050 दा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, सीधा ताजमहल होते नमूदार फॉर यू। नाजरीन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम पहुंच चुके हैं कराची के अलमशहूर मदीना बर्गर पॉइंट, और यहाँ से हम 200 का शवारमा और 100 की फ्राइज लेंगे एक्स्ट्रा मायो के साथ। हमने अपना माल गोदाम चुक लिया है, अब घर जाके नोश फरमाते हैं। और आज हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री देखते हुए अपना खाना नोश फरमाएंगे। शाहजहां हमारे शवारमे के साथ पता नहीं कौन सी कुश्ती लड़ रहा है। पुत्र तेरा कौन सा WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ चल रहा है। शाह पर भला कौन से खाने की चीज होती है, बंदे का पुत्र बन, बंदे का नहीं तो कम से कम बिल्ली का बन। शाहजहां का भी सेम वही हिसाब है कि किसी फकीर को सोने का कटोरा दे दो तो उसमें भी भीख मांगने लग जाता है। इसको दुनिया जहां का खाना ला के दिया, लेकिन खाना इसने शाह पर ही है। ओ पुत्र इथे आ, तेरा प्यो तेरे लिए मजदा दूध लेके आ जाए। ए पियो जाम ना, बटिस्टा बन जा बटिस्टा। बच्चे ने दूध पी लिया और अब इसकी वर्जिश का टाइम हो गया। चल पुत्रा तेरी वर्जिश कराऊं। ओ गया। अब ये 10 मिनट अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद इसको आराम करने देंगे। शाहजहां के पंजे सीधे करने के लिए हम 165/50/15 का लो प्रोफाइल टायर पे लेके आए हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मच्छी हाजिर हैं। और उस्ताद जी आज ऐसी कोई वैश्य किस्म की धूप है कि आपकी सोच
धूप मुंह पे चपेड़े मार रही है। एक तो मुझे इस मौसम की समझ नहीं आती कि ये करना क्या चाह रहा है। जब गाड़ी का कोई काम होता है तो ऐसी कोई वैसी किस्म की बारिश होगी कि डेंटर और पेंटर दोनों भाग जाएंगे, और जब सुकून से जाके बैठना होगा तो ऐसी कोई वैसी किस्म की गर्मी होगी कि आपका पिछवाड़ा सड़ जाएगा। अब असली मसला ये नहीं है कि धूप है या बारिश है, असली मसला ये है कि जब बंदा बारिश के लिए घर से तैयार होकर निकलता है, फुल स्लीव कपड़े पहन के, मोटे कपड़े पहन के, तो धूप निकल आती है, फिर गर्मी चुपती है। और जब बंदा गर्मी के लिए तैयार होकर घर से निकलता है, हाफ स्लीव पहन के, लॉन्ग अच्छा पहन के, तो बारिश होती है। और जब बारिश के बाद मच्छर लड़ते हैं तो बंदे के अंदर जो थोड़ा बहुत खून रह गया होता है, मच्छर वो भी चूस लेते हैं। लाहौर का मौसम आजकल अवाम को ठंडा गर्म करके अपना इंजॉय कर रहा है। अभी हम 17.2 की एवरेज और चिल एसी के साथ प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। अब गाड़ी के काम होने की बारी आई है तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। सुबह चंगी भली धूप निकली हुई थी, फिर तुसी कहते हो बूटा बोतियां गाला करता है। हम 20.6 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। यहाँ पे छोटे साहब के काम जोरों शोर से जारी हैं। और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि हमारी गाड़ी की जो छत है, छत की जो सजी साइड है, उसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमने वक्ती तौर पे छत बैठाने के लिए टांके लगाए हुए हैं, आगे भी टांके लगे हैं और साथ में 3 पीछे भी। और अब आप लोग छत और दरवाजे के बीच का गैप चेक करें। दोनों दरवाजे एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हैं और अब दोनों चीजों में प्रॉपर गैप है, टोटल जेन्युइन, नो टचिंग स्टाइल। और आप लोग गाड़ी का दरवाजा चेक करें, अब कितने प्यार से बंद होता है और प्यार से खुलता है, चेक करो। एलबीएल काम हो गया। टांके शांके लगाने से पहले, वेल्डिंग शेल्डिंग करने से पहले हमने अपनी दोनों सीटें बाहर निकाली थी ताकि वेल्डिंग के दौरान वो खराब ना हो। सजी साइड से छत की सेटिंग मुकम्मल हो गई है। अब इस छत को गाड़ी के पिलर्स के साथ प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया जाएगा और उसके बाद गाड़ी के दोनों दरवाजों की 10-10 किस्म की सेटिंग की जाएगी। अब जिस तरह हमने छत की सजी साइड से सेटिंग की है, सेम उसी तरह खब्बी साइड से भी करेंगे। अभी आप लोगों को इस साइड पे थोड़ा गैप नजर आ रहा होगा। इस गैप को सेट करने के लिए थल्ले वाला पिलर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा थल्ले आएगा और ये 10-10 हो जाएगा। उसके अलावा नई छत वेल्ड करने से पहले ये जितना भी गला हुआ पीस आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम वाड़ के बाहर सुट देंगे और मोटी शीट का नवा पीस लगाने के बाद हम छत की पिछली साइड को वहां पे वेल्ड करेंगे ताकि काम हमारा फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो जाए। गाड़ी की जो पुरानी विंड स्क्रीन है, इसको भी हमने चेंज करवाना है क्योंकि इसके साथ हमें रात के वेले मैंगो नजर नहीं आता। विंड स्क्रीन इतनी पुरानी हो चुकी है, इस पे इतने ज्यादा स्क्रैचेस पड़ चुके हैं कि रात के वेले अगली गाड़ी की हेडलाइट अंदर बैठे बंदे को ऑन कर देती है। विंड स्क्रीन चेंज करने के लिए हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन है। एक 2500 की आती है जो बिल्कुल चिट्टी होती है और दूसरी ग्रीन टिंट वाली है, वो 4000 की होती है। ग्रीन टिंट वाली विंड स्क्रीन में धूप थोड़ी कम पड़ती है तो हमने उसका इंतखाब किया है। विंड स्क्रीन चेंज करने के साथ साथ हम इसके गोले भी चेंज करेंगे क्योंकि पुराने गोले फना हो चुके हैं। यहाँ से सारा गोला कटा हुआ है जिसकी वजह से बारिश के दौरान पानी गाड़ी के अंदर आता था। यहाँ से भी गोला खराब है, यहाँ से भी खराब है, यहाँ से हमने सिलिकॉन लगा के पानी रोका हुआ था। गोला मेरे ख्याल में इसका कोई 800 रुपए का है तो हम विंड स्क्रीन के साथ साथ इसका गोला भी चेंज करवा लेंगे। विंड स्क्रीन के मामले में मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है कि सुजुकी एफएस के अंदर टेम्पर्ड स्क्रीन नहीं आती। टेम्पर्ड स्क्रीन वो होती है जिसपे कोई चीज लगे तो वो क्रैक करती है, पूरी फाट नहीं जाती। लेकिन सुजुकी एफएस को आती है गैसी स्क्रीन जो कि वजने के बाद पाट जाती है और चूरो चूर होती है। मैं काफी देर सुजुकी एफएस की टेम्पर्ड स्क्रीन के लिए सर्चिंग मर्चिंग की है लेकिन हमें कहीं से स्क्रीन नहीं लगी, तो वक्ती तौर पे हम गैसी स्क्रीन से काम चलाएंगे। अभी हमारे डेंटर साहब खाना खा रहे हैं, एक बार वो खाना खा के वेले हो जाएं फिर छोटे साहब के बाकी कामों का आगाज करेंगे। अब अगर हम कालिया साहब के बारे में बात करें तो इस वक्त गाड़ी का हमने कंप्लीट सबफ्रेम खोल के रखा हुआ है सस्पेंशन समेत, क्योंकि पूरे सबफ्रेम को अभी हमने फ्रेश नहीं करवाई है। जहाँ जहाँ पे मटी शटी लगी हुई थी, गाशा जमा हुआ था, वो सारा हमने साफ किया है। ओवरऑल सबफ्रेम और सस्पेंशन की कंडीशन काफी गुड है। ब्रेक पैड बातू पड़े हुए हैं, तवों की कंडीशन भी गुड है। इस पे हम हल्का सा रेगमाल मारेंगे और सारा जंग गैप से हो जाएगा। गाड़ी का सबफ्रेम भी फुल जान में है, कहीं भी जंग नहीं है, कहीं भी डेंट शेंट नहीं है। कंगी के बूट हमारे ब्रांड न्यू है, ऊपर के बुश भी ठीक हैं, लेकिन हमारे जो बॉल जॉइंट के बुश हैं ये फना हो गए हैं, खब्बी साइड से भी और सज्जी साइड से भी। तो इन दोनों बुशेस को हम चेंज करवा लेंगे। और अभी हम कालिया साहब के सबफ्रेम को पेंट करने लगे हैं खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के विच। सबफ्रेम पेंट करने के लिए पेंट हमने मंगवा लिया फ्रेश काला रंग फॉर यू। कालिया साहब का सबफ्रेम पेंट करने के साथ साथ हम छोटे साहब की स्टेपनी वाली जगह भी पेंट कर देंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी नोबल हो गई है, सबफ्रेम को हमने मैट ब्लैक पेंट करना था लेकिन यहाँ पे काला पेंट आ गया लेकर समेत, तो अब हम सबफ्रेम को शाइन ब्लैक पेंट करेंगे। हमारे उस्ताद डेंटर एक बार फिर से मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं। हमारे उस्ताद डेंटर ने छत का पिछला पिलर फ्रेम के साथ वेल्ड कर दिया है, फुल खूबसूरत करके। पिलर बाहर की साइड से वेल्ड होगा और फिर अंदर की साइड से भी। उसके बाद ये विंगी शीट सीधी करके बॉडी के साथ वेल्ड करेंगे। उसके बाद छत की दूसरी शीट को इस वाली शीट के ऊपर वेल्ड करेंगे। #quadruple वेल्डिंग फॉर यू। यहाँ पे स्पाइडरमैन हमारे वेपर के साथ अपना घर बना रहा है। नाजरीन, यहाँ पे एक अदद K24 21 2000 को डैनो किया जा रहा है और जो सेटअप हम कालिया साहब में कर रहे हैं इस गाड़ी का भी सेम उससे मिलता जुलता सेटअप है, बस 2-3 चीजों का फर्क है। इस गाड़ी में भी पहले B सीरीज का इंजन था जिसको चेंज करके
के वकास भाई ने के सीरीज़ का डाला है। वकास भाई व्हाट इज़ दी बिकॉज? यार इसमें पहले B18 B20 था, लाइन साइड वीटेक था, पर वो इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। फिर कस्टमर डिमांड थी कि मुझे इसमें केस स्वैप करना। कल को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फेक ईजी तो सेट्स मार्केट में इंजन है कि आप इजीली मिल जाता है आपको। और ये स्ट्रेट K24 है विद 6 स्पीड गियर, RBC मैनीफोल्ड, पावर के पावर, रिलायबल का रिलायबल और डेली की डेली। और इसका जो पिछला सेटअप था जो लाइन साइड वीटेक था वो कितने का पावर बना रहा था वैसे? यार आई थिंक वो मैंने गाड़ी डायनो की मैंने ही की हुई थी, वो गाड़ी 172 या 168 की। और ये कितना निकालेगा? वो पूरा बेस्ट, इसको 200 व्हील पे तो जाना चाहिए, बाउंस स्टॉक पे है इंशाल्लाह। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे डायनोग्राफ एनालिस्ट हनान मोटक मौजूद हैं। हनान भाई नाजरीन को बताएं इस डायनोग्राफ को देख के हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। जैसे कि हमने एनालिसिस ये किया है कि ये मौज मस्ती करता हुआ एक दफ़ा ऊपर गया है, ठीक है, फिर इसने मौज मस्ती की है, डिप आया है, ठीक है, फिर उसने मौज मस्ती की है, उसने कहा मैं थोड़ी सी पावर इंक्रीज़ करूँ, ओके, फिर वो लड़खड़ाता हुआ इधर आके शॉर्ट हो गया। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द बिकॉज? OEM इश्यू है। अब ये जापान वालों ने कोई ना कोई इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी, कोई कमेटी बिठाई होगी, उन्होंने कहा होगा यहाँ मीटर चलना चाहिए, यहाँ नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो मौज मस्ती करता हुआ OEM इश्यू है। ठीक है, तो इसका वीटा कहाँ पे करके चला है? अच्छा, हमारा वीटेक ऑन हुआ है जी 3500 RPM पे। उसके Okay. बाद गाड़ी स्मूथ रही है ऑलमोस्ट 5500 RPM तक। वहाँ पे Okay. हमारे पर डिप आ गया था। उसके बाद गाड़ी में थोड़ी सी पावर इंक्रीज़ की है, ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ कंसिस्टेंट नहीं है। और इसको ये है कि वकास भाई ने ट्यून करते हुए हम अपने पैरामीटर्स और चीज़ें देखी हैं कि फ्यूल फीलिंग हो गई, इग्निशंस हो गए और वीटेक का क्रॉसओवर हो गया। जो उनके पास मतलब पैरामीटर्स हैं वो उसको एडजस्ट करेंगे ताकि हम इस ग्राफ को जितना स्मूथ कर सकें और इसका पावर बैंड हम जितना बेहतर कर सकें कि ये लो एंड RPM से हाई एंड RPM तक ऑल द वे एक अच्छा पावर बैंड प्रोड्यूस करे और पावर भी इंक्रीज़ करे। तो कंसिडरिंग ये 24 है, हाँ जी बिल्कुल K24 है। और स्टॉक इश्यू फ्लैश करेंगे। ये OEM पावर थी, OEM इश्यू था जिसमें फैक्ट्री से आया था। तो वी आर होपिंग कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट 200 ऑन व्हील्स स्टॉक इश्यू के ऊपर प्रोड्यूस करेगी इंशाल्लाह। बाकी लेट्स सी कि 190 195 200 के आसपास ही आती है तो मोर देन एनफ फॉर अ स्टॉक इश्यू। जितनी देर वकास भाई इसकी फाइल अपलोड कर रहे हैं मैं आप लोगों को इस गाड़ी का ओवरऑल एक छोटा सा गेड़ा करवाता हूँ। तो उस्ताद जी इस गाड़ी के अंदर है K24A RBB4 हेड के साथ, सेम वही हेड जो हमारे कालिया साहब का है। उसके बाद इसको K20 टाइप आर का RBC इंटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि RBC इंटेक मैनिफोल्ड आगे की साइड से व्हील मारता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर RBC इंटेक मैनिफोल्ड के साथ उसका बोनट बंद नहीं होगा। तो इस वजह से हमने कालिया साहब में RBC इंटेक मैनिफोल्ड की जगह PRB इंटेक मैनिफोल्ड इंस्टॉल किया है। इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD गियर है, PNN3, साथ में एल्यूमिनियम का आफ्टर मार्केट रेडिएटर, हैशपोर्ट के तीनों आफ्टर मार्केट माउंट और ब्रैकेट। साथ में इस गाड़ी को 4-1 के कस्टम मेड हेडर्स लगे हुए हैं जो कि वकास भाई ने खुद फैब्रिकेट करवाए हैं। एरोमोटिव का आफ्टर मार्केट फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, आफ्टर मार्केट इंटेक पाइप और एयर इंटेक। और इस गाड़ी के अंदर चिल AC भी चलेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। इस गाड़ी के सेटअप में और कालिया साहब के सेटअप में टोटल 3 चीज़ों का फर्क है। इसका इंटेक मैनिफोल्ड RBC है, हमारा PRB है। इसका गियर PNN3 है, हमारा FD2 टाइप आर का है। इसको 4-1 के हेडर लगे हुए हैं और हमारी गाड़ी को 4-1 के। बाकी तमाम चीज़ें सेम टू सेम बिलाल मार्क। गाड़ी को आफ्टर मार्केट रिम्स लगे हुए हैं 17 इंच के अंदर BBS स्टाइल 205/40/17 की प्रोफाइल के साथ। गाड़ी को आफ्टर मार्केट ब्रेक कैलिपर्स और बड़े तवे लगे हुए हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 5 लग नट कन्वर्जन भी की गई है। जो जेन्युइन एक 2000 होती है उसको 4 नट आते हैं, इसको 5 है। गाड़ी को फ्रंट से लेकर बैक तक 2.5 इंच की स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग हुई हुई है, काबली फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के साथ। बैक पे गाड़ी को RS वाली टेल लाइट्स लगी हुई हैं। वकास भाई ने कस्टम मेड फाइल बना के गाड़ी में अपलोड कर दी है और अब गाड़ी का दूसरा रन बजने वाला है। फाइल डालने के बाद गाड़ी ने पहले रन पे पावर निकाली है 181 व्हील हॉर्स पावर और दूसरे रन पे 182 व्हील हॉर्स पावर। ब्लू ग्राफ फाइल डालने से पहले का ग्राफ है और ये लाल और हरा फाइल डालने के बाद का। और आप लोग देख सकते हैं पहले की निस्बत काफ़ी बेहतरी आ गई है। पहले गाड़ी 5500 RPM पे जाके अपनी पावर नीचे गिराती थी, लेकिन अब गाड़ी का ग्राफ स्मूथ है। अब पावर नीचे से शुरू होती है
और ऊपर तक फुल स्मूथ स्टाइल जाती है। अभी रात के 11:18 हो रहे हैं और वर्कशॉप के बिल्कुल साथ मस्जिद है, तो इस वजह से रात के 11 बजे इस गाड़ी के रन मारना मुनासिब नहीं है। तो बाकी के जो रन्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी गाड़ी की थोड़ी बहुत ही फ्यूलिंग सेट की गई है, जो असली पंगे शंगे हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे और गाड़ी की जो असली पावर है वो हमें कल पता चलेगी। और हमारे साथ इस गाड़ी के पुराने ओनर ज़रियाब रेसर मौजूद हैं, जो कि आज पूरा ही मॉम डैड बन के आए हुए हैं। ये चेक करो जी, एडिडास के जूते, टैट पैंट, 93 वाली शर्ट, अन्नो वाली एन के और हनी सिंह वॉल्यूम 1 वाली कटिंग। स्पैक्स चेक करो बच्चे के, ये स्पैक्स चेक करो। प्यारे भाई एक बात तो बताएं कि चौबीस डलने से पहले इस गाड़ी में कौन सा सेटअप था और उसकी डिटेल्स क्या थी? यार इसमें पहले सेटअप था B18, ठीक है, वीटेक, लेकिन उसको LS वीटेक किया था, वीटेक की लाइन डाली भी थी और साथ में इसके साथ ECU था B28, ओके, उसको ट्यून किया था, फ्लैश करवाया था। और इसके अलावा गेट था इसमें S4C, हाइड्रोलिक था क्या तार वाला? हाइड्रोलिक, ठीक है, और साथ में 6 प्लस था इसके साथ और कैम गियर थी और B18C टाइप आर की कैम्स थी। और ये गाड़ी आपने कितने की खरीदी थी? यार ये गाड़ी मैंने उस टाइम खरीदी थी आई थिंक 15 लाख रुपए की, शायद 15 या 16 की। और बेची कितने की थी? बेची थी मैंने 17, 17.5 की। बिग डीलर वाले मुझसे चेक करें इसकी है, पूरा ही फुटा रखवा के टाइम ही है। अब बेशक गाड़ी में नवा इंजन हम डलवा रहे हैं, लेकिन ट्रीट हम ज़रियाब रेसर से लेंगे क्योंकि बच्चे ने नवा यूट्यूब चैनल खोला है, नवे जूते लिए हैं और साथ में कटिंग भी कराई है। प्यारे भाई अपने यूट्यूब चैनल की डिटेल्स तो बताएं जरा। भाईजान यूट्यूब चैनल का मेरा नेम है ज़रियाब खान 1110। शुक्र का 110 नहीं रख दिया तूने अभी। जाके जरा बच्चे को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा और क्या करना है? बेल आइकन के बटन को प्रेस करें फॉर द न्यू वीडियोस। एडा तू रह गया बल्कीस कैंडी। अभी हम ज़रियाब रेसर के पैसों से खाएंगे ग्रिल बर्गर, सलाद, केचप और फ्रेज तो भाई ने दिल खोल के दिए हैं। वैसे एक बात तो बता, तेरे फ्रेज मेरे से ज्यादा क्यों है? मैं पसंद आया ना उनको। चीसा बच्चा भरियो। ज़रियाब रेसर को हमने उससे घर ड्रॉप कर दिया है और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।